नमस्कार। आज पुनः देसी अंदाज के साथ आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पोल्यूशन पर हम लोग आज बात करने के लिए आपके बीच हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच दो खास मेहमान हैं। मैं उनका परिचय आपके बीच रख देता हूं। आप हैं क्षितिज साहा जी। आप पूर्व में काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का आपने तैयारी की है और अच्छे अच्छे परीक्षा यूपीएससी से लेकर जेपीएससी तक का भी आपने एग्ज़ाम में आपने बैठने का काम किया है। वर्तमान में आप +2 हिरनपुर में आप कार्यरत हैं शिक्षक के रूप में। आप हैं सुदीप सेन जी। नमस्कार। आप कृषि क्षेत्र में आप काम करते हैं और आपको कृषि से संबंधित, भूमि से संबंधित बहुत सारी विषयों की जानकारी आप रखते हैं। आप आज इन्हीं दो मेहमानों के साथ हम लोग आज पोल्यूशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका चैनल पर भी। तो क्षितिज जी, पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, प्रदूषण क्या है? दीपक जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लिए हैं। प्रदूषण आज के समय में समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके बारे में सभी को कुछ न कुछ मालूम तो है। तो आज हम विशेष तौर पर चर्चा करना चाहते हैं कि पोल्यूशन क्या है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं। पोल्यूशन का अर्थ होता है हमारे वातावरण में, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में जो प्रकृति ने हमें एक संतुलित रूप में दिए हैं, उसमें से अवांछित तत्वों का समावेश हो जाना, यही प्रदूषण है। जैसे हम देखते हैं कि प्रकृति ने हर चीज को एक बैलेंस के रूप में रखा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल में हर प्रकार की मिनरल की उपस्थिति, अगर उनमें किसी भी बैलेंस की कमी हो जाए या अन्य तत्वों का समावेश हो जाए जो संतुलित अवस्था से अलग है, तो उसे हम प्रदूषण कहेंगे। बहुत अच्छा क्षितिज जी, आपने बहुत अच्छा प्रदूषण पर आपने व्याख्या दिया है। प्रदूषण कितने प्रकार के हो सकते हैं? हम तो प्रदूषण के बारे में तो पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रदूषण है, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आज के किताबों में या अन्य किसी प्रकार के गाइड में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में चर्चा होती है। 5वां प्रदूषण हाल में वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जाहिर की। हम बारीकी से एक एक करके पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त उसमें रखते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण के परिभाषा के अनुसार ही वायु में विभिन्न गैसों का एक घटक है, जैसे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नियन का, नाइट्रोजन का। प्रकृति ने इसे एक संतुलित रूप में रखे हैं कि किन गैसों की कितनी आवश्यकता है। अब इनमें कोई गैस कम पड़ जाए, किसी का समावेश ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण को दुष्प्रभाव करने लगते हैं और इनका प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 इतना होना तो आवश्यक है, परंतु जब इससे ज़्यादा हो जाए तो वो वातावरण के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत में आ जाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड का आ जाना, सल्फर डाइऑक्साइड का आ जाना आवश्यकता से ज़्यादा, तो ये प्रदूषण की श्रेणी में आ जाते हैं, वायु प्रदूषण। अब हम आते हैं जल प्रदूषण। जल में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मौजूद है जो जीवों के लिए अति आवश्यक है। अब हम मतलब कि मानव समाज बहुत ऐसे
चीज़ों को जल में समावेश कर देते हैं कि उनका जो संतुलित वातावरण है वो नष्ट हो जाता है, जिस कारण जल उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। जैसे कारखाना से आ रहे गंदे पानियों को बहा देना, कृषि में अनावश्यक रूप से रसायनों का प्रयोग करना। आज हम कृषि क्षेत्र में जो प्राकृतिक खाद्य है उनका प्रयोग कम से कम करने लगे हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। ये रासायनिक खाद भी किसी न किसी प्रकार से घुलनशील होकर जल में पहुंचते हैं, तो ये जल प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। अभी देख रहे हैं हम कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है, कल कारखाना स्थापित हो चुका है, जिनका शोर ने मनुष्यों को जीना मुश्किल करके रखा है, क्योंकि एक सीमित मात्रा से ज़्यादा ध्वनि लोगों के लिए या जीवों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो ये एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण हो गया, क्योंकि इससे हमारे श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचता है, लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, नर्व सिस्टम प्रभावित कर देते हैं। अब एक आता है भूमि प्रदूषण। मेरे ख्याल से इसके बारे में हमारे दोस्त जो है वो ज़्यादा अच्छा से बोल पाएंगे। हम इसके आगे आते हैं पांचवा प्रदूषण, जो आज के समय में चर्चा का विषय बन चुका है, ये है प्रकाश प्रदूषण। आज वातावरण में सभी प्रकार के जीवों का होना अति आवश्यक है, जो जैव विविधता के रूप में हम जानते हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े जीवों का रहना अति आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक में उनका उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। सभी जीव किसी न किसी रूप में संतुलित अवस्था रखने के लिए अपना अपना भूमिका निभाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आज शादी में या कोई बर्थडे समारोह में या और किसी प्रकार का ओकेजन होते हैं, उसमें क्या होता है कि लाइट का जाल बिछा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाते हैं। अब इन बल्बों को देखकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उस पर आकर्षित होकर आते, क्योंकि उनको एहसास होता है कि शायद ये दिन हो चुका है या सूर्य का रोशनी के बराबर उन लोगों को आभास होता है, जिनके कारण वे कीड़े मकोड़े उस बल्ब के आसपास मंडराते हैं और किसी न किसी प्रकार से वे मारे जाते हैं, जो जैव विविधता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज वैज्ञानिकों ने इस पर भी चिंता जाहिर किए हैं और ये प्रकाश प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं दीपक जी से आग्रह करता हूँ कि वो भूमि प्रदूषण के बारे में आपने 5 प्रदूषण के बारे में आपने बताया और 5 में 4 का आपने व्याख्या किया है। जो 5वां प्रदूषण है वो भूमि प्रदूषण। सुदीप सेन जी, आप चूंकि कृषि क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको कैसा लगता है भूमि प्रदूषण के बारे में? आपका क्या राय है इस पे? सबसे पहले आपका चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बताने के लिए मुझे बुलाएं। तो सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण आज संसार में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ या जो भी अनाज, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, मतलब कुछ भी हम लोग लेते हैं तो वो मिट्टी से हम लोग लेते हैं। लेकिन आए दिन प्रतिदिन हम लोग देखते हैं जो मिट्टी आज मिट्टी नहीं रह गया। मिट्टी में इतनी ज़्यादा मात्रा में कचरा का अंबर हर जगह पर हम लोग देखते हैं जो गिरा हुआ रहता है। चाहे घर के बाहर कोई खाली ज़मीन यदि गिरा हुआ हो तो उस पर, खेती ज़मीन यदि है रोड के किनारे तो उस पर, यदि खेत से थोड़ा सा और आगे यदि तालाब हो
तो देखते हैं तालाब को भी आए दिन लोगों ने उसको भी कचरा का अंबर कर देते हैं। इसमें अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। लोगों में जागरूकता का कमी है, जिनके कारण आज मिट्टी का जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। हम लोग जानते हैं यदि मिट्टी प्रदूषण हो जाएंगे तो उस पर अनाज या फिर सब्जी कुछ भी हम लें उसमें धीरे धीरे वो देना बंद कर देंगे। आने वाले दिन हमें जीवन व्यतीत करना या जीवन को आगे बढ़ाने कैसे करके बढ़ाएं, इसको हमको एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएंगे। काहे कि हम लोग का जितना भी अनाज हो या सब्जी हो या कुछ भी हो जो मिट्टी से हम लोग लेते हैं, ये यदि खुद एक ऊसर बन जाएंगे, मतलब अनउपजाऊ बन जाएंगे, तो वो हमें उपज देना बंद कर देंगे। आज हम लोग देखते हैं, हम एक्चुअल में आत्मा एग्रीकल्चर पाकुड़ में पोस्टिंग है और हम लोग खेतीबाड़ी संबंधित देखरेख करते हैं, फील्ड वर्कर हैं, फील्ड पे जाते हैं। तो फील्ड में जाते हैं जब हम लोग ज़्यादातर खेते में घूमते हैं, तो कुछ ऐसे भी खेत नज़र आते हैं, माठ नज़र आते हैं, जो जहाँ पर पॉलीथीन ही पॉलीथीन गिरा हुआ रहता है पूरा। उसमें जब किसान से बात करते हैं हम लोग, जो भाई इतना पॉलीथीन आप कैसा करके मैनेज करते हैं, तो उनका कहना है कि सर क्या करें, बरसात में जब पानी आते हैं तो पानी के साथ पूरा पॉलीथीन का अंबर खेत तक आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, खेत का मिट्टी को जो उर्वरा शक्ति होना चाहिए वो उर्वरा शक्ति को धीरे धीरे वो मतलब घटा देते हैं। पॉलीथीन में एक ऐसा जहरीला गैस है, वो यदि मिट्टी में रहेंगे और मिट्टी में यदि ज़्यादा दिन तक वो रह जाए तो उसका जो उर्वरा शक्ति होता है वो धीरे धीरे वो ख़त्म के दिशा में चले जाएंगे। आज हम लोग ज़्यादातर पाकुड़ के क्षेत्र में देखते हैं, कुछ पंचायत में मेरे 3 से 4 महीना पहले सॉइल सैंपलिंग हम लोग उठाए थे कुछ पंचायत से। तो वहाँ पर हम लोग जब लैब में उनका जांच करवाएं तो पता चला जो पीएच मान जो होता है, पीएच मान 5.5 से भी नीचे है, जो एक चिंता का विषय है। क्योंकि यदि पीएच मान 5.5 से यदि नीचे चला जाता है तो वो जमीन धीरे धीरे मतलब बंजर का स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए सबको, खाली हम आप चिंता करने से नहीं होगा, पूरे समाज को इसके लिए चिंता करना होगा। पूरा अवेयरनेस चाहिए, पूरा सबका सहयोग होना चाहिए। यदि पीएच मान 5.5 से नीचे आ जाता है तो काल दिन किसान कितना भी कोशिश कर ले जो हम कुछ उससे उपजा लें, लेकिन उनका पैसा भी बेकार हो जाएगा, मेहनत भी बेकार हो जाएगा और उस खेती का लायक नहीं रहेगा। मतलब कुल मिला के स्थिति ऐसा है कि एक तो पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा प्रयोग, और मैंने आप एक तरह से कह सकते हैं कि मिट्टी को बंजर बनाने में, मिट्टी प्रदूषण फैलाने में, पोल्यूशन फैलाने में सबसे बड़ा और दूसरा हाथ है आपका उर्वरा, जो मैंने जिसका प्रयोग किसान करता है। उसके कारण से मिट्टी बंजर की ओर एकदम लगातार बढ़ रहा है। मतलब जो प्राकृतिक खाद है उसको ना के जो कृत्रिम खाद का प्रयोग हो रहा है, उसके कारण भी आपका जो मिट्टी प्रदूषण है, जो सॉइल पोल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। आपने ठीक कहा। क्षितिज जी, ये जानना है कि देखिए हम इस क्षेत्र में, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में चूंकि ये एक तरह से गांव का क्षेत्र है,
वृक्ष पेड़ पौधे वो ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी वायु प्रदूषित है। आप इसके लिए किसको दोषी मानेंगे? वायु प्रदूषण की जहाँ तक बात है, यहाँ इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है नहीं, हम सब संपूर्ण समाज इसके लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं कि वायु प्रदूषण के कारणों को पहले हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। तो वायु प्रदूषण है फैक्ट्री से आने वाले धुआं, परिवहन से आने वाला धुआं, इनके अतिरिक्त जो कारखानों से जो धूल कण निकलते हैं, ये भी वायु प्रदूषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम लोग को एक संतुलित जीवन को जीना होगा। आज हम लोग भौतिकता की ओर अनाधून बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग संतुलित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आज देखिए, जरूरत है तो भी, नहीं है तो भी, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना पर्सनल कार रखे हुए। क्या हम लोग सार्वजनिक वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कल कारखानों में भी, वहाँ भी ऐसे तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जिसे कम से कम धुआं आए। या जहाँ पर खास करके अभी हम लोग पाकुड़ क्षेत्र लेते हैं, यहाँ पर जो पत्थर के खदान है, तो यहाँ पर पत्थर को छड़ी बनाने वाली जो मशीन है, इसमें हमको ऐसी तकनीकी का उपयोग करना है कि उसको धुआं कम से, उसका जो धूलकण है वो कम से कम निकले। बिल्कुल। इसी पे आपको बताना था कि देखिए, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सबके मोबाइल में आता है। अभी देखिए 89.3 हेयर दिखा रहा नहीं है, मतलब आप बिना मास्क का बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल चिंता मैंने कितनी चिंताजनक स्थिति है। आप अपना मोबाइल में आप देख सकते हैं इसको। मतलब हम लोग के क्षेत्र का ये, हम पहले भी बताएं कि ये क्षेत्र बहुत साफ सुथरा क्षेत्र है, इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी क्या है, दिल्ली वाला हाल हो गया है कि बिना मास्क से आप बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ जो हमको जो चीज़ दिखता है सबसे ज़्यादा, एक तो आपने जैसे कहा कि क्योंकि ये पत्थर उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो भी क्रेशर माइंस वगैरह लगे हैं, उससे जो धूलकण निकलता है वो एक तो प्रदूषण फैला रहा है। अभी आप फील्डों में जाएंगे, अगल बगल के फील्डों में, तो आप घास को जब आप हाथ से ऐसे करेंगे तो वो घास में इतना ज़्यादा धूलकण आपको दिखेगा, आपका हाथ में वो दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा धूलकण है वो। मतलब वायुमंडल में कितना ज़्यादा धूलकण का प्रभाव पड़ चुका है। और ट्रांसपोर्टिंग, एक तो क्रेशर का जो माइंस का धूलकण है वो अलग, ऊपर से ट्रांसपोर्टिंग का जो धूलकण है, इतना ज़्यादा वायुमंडल को प्रदूषित करके रखा है। आप छोटे से शहर, आप हिरनपुर में चले जाएं, आप रोड किनारे आप 1 घंटा अगर रह गए तो आपको काफ़ी दिक्कत महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि मुंह का चेहरा में परत जम गया है। हालत ऐसी है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी। माइंस वाला को क्या था, माइंस का रूल में आता है कि आप जब पत्थर आपका गिरता है तो उसके साथ पानी का फवारा भी गिरना चाहिए, उसका ताकि वो बैठ जाए, मानक होती है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं जा रहा, नहीं हो रहा। यहाँ अपने मनमाने ढंग से, चाहे वो लोगों के कुछ भी हो जाए, लोग उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अर्थोपार्जन से मतलब है। और हालत आज ऐसा स्थिति हो गया है कि वायु प्रदूषण इस कदर यहाँ का बढ़ चुका है। हमने इंडेक्स आपको दिखाया कि बिना मास्क का आउट नहीं होना है इधर से, वो दिखा रहा हालत। ये तो स्थिति है। सुदीप सेन जी, आप हमको थोड़ा सा ये मैंने बताने का ये कीजिए कि जो जिस तरह का प्रदूषण वायु पर, चूंकि आप शहर में रहते हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा इसका जानकारी है, क्या लगता है कि प्रदूषण किस स्तर का मैंने फैल चुका है? प्रदूषण काफ़ी हद तक फैल चुका है, क्योंकि हम लोग तो देखते हैं, हम लोग जैसे शहर पे रहते हैं और रोड के किनारे रहते हैं,
तो सुबह से जो शुरू होता है गाड़ी का जो आना जाना हर समय, उससे जो धुलकन चारों तरफ धुआं का जैसा एकदम हो जाते हैं, जिसके कारण सभी को दिक्कत होते हैं, बड़े बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे, और इससे काफ़ी इफेक्टेड भी होते हैं। किसी का सर्दी, किसी का खांसी, मतलब कुछ ना कुछ होते हैं। ऐसा भी होता है जब शाम को हम लोग लौटते हैं तो देखते हैं जो काला काला एकदम अंदर से जब खोंकते हैं तो काला काला एकदम निकलते हैं। तो इससे यही होता है जो आज यदि इनके लिए, इस प्रदूषण के लिए यदि हम लोग अच्छा से नहीं सोचें तो आने वाले भविष्य में हम लोग को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा सुदीप सिंह जी। क्षितिज जी, आप थोड़ा बताइए कि वायु प्रदूषण से क्या क्या बीमारी हो सकता है। दीपक जी, थोड़ा सा हम इसके पहले एक बात बताना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, ये चारों प्रदूषण के कारक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक प्रदूषण बढ़ रहा है मतलब कि बाकी तीनों प्रदूषण बढ़ रहा है। अब हम आते हैं आपकी बात पर कि वायु प्रदूषण से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। देखिए, वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद जो जहरीली गैस वातावरण में फैल चुकी है उससे कैंसर तक भी हो सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और एक बात हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं दीपक जी कि वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहा है तो वो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है वो जवानों की अपेक्षा कम होती है, जिस कारण हम देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग सब श्वास से संबंधित बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अनावश्यक रूप से सर्दी खांसी के शिकार हो रहे हैं। अभी आपने बताया तो मुझे एक बात याद आया कि मैं इसके बारे में एक डेटा हॉस्पिटल से लेने का प्रयास किया कि आपके पास इस लेवल के कितने बीमार लोग आ रहे हैं, जो फेफड़ा से संबंधित हो, जिसको सांस से संबंधित हो। तो वो डेटा वास्तविक में जो आया वो चौंकाने वाला है। मतलब आप हर 10 पेशेंट में 2 पेशेंट ऐसा आ जा रहा है जिसको श्वास संबंधी बीमारी है, जिसको श्वास का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको दम्मा हो गया, कि किसी को साइनस का प्रॉब्लम हो गया। मतलब इतना टाइप का जो लोग आना शुरू हो गया है इस क्षेत्र में। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। आने वाले टाइम में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के पास हो जाएगा कि माने इस प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। इसको सुदीप सिंह जी, ये जो समस्याएं हैं इसको रोका कैसे जाए, कैसे, माने इस पर क्या आपका विचार है? इसको रोकने के लिए सबको थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन करना होंगे। सबसे पहले तो जैसे हम आते हैं, जो जैसे भूमि प्रदूषण में जैसे आते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, जो अभी हम लोग बताते हैं जो किसान लोग को, जो ज़्यादा से ज़्यादा नीम कॉटेज युक्त जो होते हैं, जैसे खल्ली हुआ या फिर जैविक सार हुआ या फिर गाय का गोबर हुआ या फिर जीवामृत हुआ। जीवामृत भी मतलब गाय का मूत्र, गोबर, बेसन, गुड़, ये से बनाया जाता है और इसको स्प्रे खेत पे किया जाता है। जीवामृत जो खेत के लिए एक अमृत है। किसान आज मिट्टी को ऐसा कर दिए हैं, स्प्रे करते 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 जो मिट्टी का उर्वरा जो शक्ति होता है वो एकदम नहीं के बराबर हो चुके हैं। तो हम लोग ज़्यादातर किसान को बताते हैं ये यूरिया, आपका DAP
ये रासायनिक खाद जितना है इनको छोड़ करके जैविक पर आए, जैविक पर खेती करें। और कभी कभी हम लोग देखते हैं जो घास हो जाते हैं फसल पे, घास को मारने के लिए किसान ज़्यादातर पॉइजन का यूज़ करते हैं, घास मारने का पॉइजन। उसमें क्या होता है, घास तो मरते हैं लेकिन हमारा खेत में जो होते हैं शत्रु कीट और मित्र कीट, तो मित्र कीट शत्रु कीट के साथ साथ वो मित्र कीट भी खत्म हो जाते हैं। साथ में जो वो मिट्टी में एक केंचुआ रहते हैं, हम लोग सभी जानते हैं केंचुआ रहते हैं, जो मिट्टी का उर्वरा शक्ति को बनाने में बहुत मदद करते हैं। हम लोग जब रात में सोते हैं तो वो लोग रात में पूरा खाना खा करके वो मिट्टी को उर्वरा बनाने में लगे रहते हैं। तो जब हम वो रासायनिक खाद का यूज़ करते हैं या पॉइजन का यूज़ करते हैं तो वो केचुआ हुआ या मित्र कीट हुआ, वो सारा चीज़ खत्म हो जाते हैं। अभी हाल में और एक चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, जो धान का आपका जो अवशेष भाग हुआ या रबी में सीजन में जो चना का अवशेष भाग होता है या मसूर का, मतलब फसल का जो अवशेष भाग होते हैं, किसान क्या करते हैं, थ्रेसर से मार लेते हैं अपना माठ में और उसको क्या करते हैं, बरली को वहीं पर जला देते हैं। जिससे क्या होता है, उसे 2-3 तरह का नुकसान होता है, एक साथ 2-3 तरह का नुकसान। इसमें सबसे पहले होता है जो मिट्टी जिस जगह पे हम जलाते हैं वो खेत चारों तरफ वो राख जल जाते हैं, उसके नीचे जो भी कीड़ा मित्र कीट रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, केचुआ भी खत्म। साथ में जो हवा में वो धुआं जाते हैं तो हवा को भी दूषण कर देते हैं और उसको हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो जिसके कारण अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारा पाकुड़ जिला में आज से 5 साल पहले इस तरह दिखाई नहीं देता था। हम लोग हमेशा देखते थे पंजाब में, महाराष्ट्र में, लेकिन आज हमारे धीरे धीरे इस जिला में भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा को आपने उठाया कि जो खेतों में अवशेष बच रहा है उसको जो जलाने का काम जो हो रहा है, उससे किसान इस बात से अनभिज्ञ है कि वो जलाने, वो सोच रहा है कि हम जला देंगे तो वो खाद बन जा रहा है, खाद बन जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, वो जलाने के बाद और उस मिट्टी को वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो मिट्टी मतलब बंजर की ओर बढ़ रहा है। ये हवा भी, हाँ, ये हवा भी, मतलब ये अवेयरनेस का कमी, ये जागरूकता का अभाव हमारे यहाँ के किसानों को मतलब बहुत जरूरी है कि जागरूकता उसके अंदर आनी चाहिए कि किस तरह से अगर उसको हम जला देते हैं तो कितना नुकसान किसान मैंने जमीन को होगा, साथ में ये पूरा वायुमंडल को कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है। सतीश जी, आप थोड़ा ये बताइए कि जो प्रदूषण पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, प्रकाश प्रदूषण हो या क्या बोलते हैं भूमि प्रदूषण हो, इसको बचाने के लिए एकदम मैंने कैसे उसको थोड़ा सा कैसे रोकथाम किया जा सकता है, कैसे अवेयरनेस लाया जा सकता है लोगों में? दीपक जी, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए प्रकृति को मित्र बनाना होगा। आज हम लोग प्रकृति से विमुख हो रहे हैं बिल्कुल। जो हमारे लिए इतने अमूल्य वायु दे रहे हैं, अमूल्य जल दे रहे हैं, जल ही जीवन है। आज मिट्टी से हम अन्न ले रहे हैं, शांत वातावरण में सो रहे हैं, आज हम इन्हीं को नष्ट करने में तुले हुए हैं। तो इस पर जैसे ये सर जी बताए कि उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, सबसे पहला जरूरी है कि इसमें हम एक संतुलित जीवन जिए, भौतिकता की ओर कम से कम जाए और जाए भी तो तार्किक रूप से जाए। ये नहीं कि अनाधुन हम चलते हैं, हम जा रहे, ठीक है, हमारा तकनीकी का विकास होना जरूरी है, इंडस्ट्री बनना जरूरी है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम एक इंडस्ट्री के नाम पर लोगों को घरे पर ला दें। तो सबसे पहले जरूरी है कि आज के समय में ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया जाए जो प्रदूषण को कम से कम फैलाए। और दीपक, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये चारों प्रदूषण का कारण अगर हम ढूंढेंगे तो सब में कुछ न कुछ
मिलता जुलता है। तो सबसे पहले प्रकृति को मित्र बनाना होगा, संतुलित जीवन जीना होगा, वृक्ष अधिकाधिक लगाना होगा, वृक्ष को हम काटे नहीं। उनके बाद किसानों को चाहिए कि वो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करें। मैं खुद अपने घर के पीछे में एक फार्म बनाया हूँ, बिल्कुल 0% रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहा हूँ। बिल्कुल उसमें जैविक खाद का, गाय का गोबर या जो सड़े गले पत्ते हैं उनका प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो उपला है, उपला को भी मैं उसको पानी में डाल के उसका यूज पानी में मिला के स्प्रे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी हमको लाभ मिल रहा है इससे। चलिए, बहुत अच्छा है। और हमको लगता है कि आपने जैसे एक बात कहा कि वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग इस भौतिकवादी युग में क्या हो रहा है कि अपने संसाधन के उपयोग करने के चक्कर में हम प्रकृति के चीजों को नष्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में हम प्रकृति को कुछ भी नहीं दे रहे। वृक्ष लगाना चाहिए तो हम नहीं लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वृक्ष का प्रयोग तो घर में कर रहे हैं, अपने फर्नीचर वगैरह को बनाने में कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। लोगों को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कम से कम इतना जरूर करें कि अपने हर जन्मदिन पर, अपने बाल बच्चों के जन्मदिन पर एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य हो वो सुरक्षित रहे, वो पर्यावरण के अनुकूल रहे, और हम लोग पर्यावरण के अनुकूल रहे। जाते जाते सुदीप सिंह जी, आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश। हम यही संदेश देंगे, जो आप लोग अपने से भी थोड़ा सा जागरूक होना होगा, साथ में कोशिश करना होगा जो हर एक व्यक्ति एक पौधा जरूर अपने सदस्य का नाम से लगाएं। जन्मदिन तो हम लोग मनाते हैं, दीपक जी ठीक बताएं, और जन्मदिन में हम लोग काफ़ी धूमधाम करते हैं। कोई अपना 200-400 आदमी भी खिला देते हैं, लेकिन उतना बड़ा ओकेज़न करने का ज़रूरत नहीं है। जिस दिन जिनके जन्मदिन हो या फिर किसी का मृत्यु दिन हो, उस दिन जरूर एक पौधा को उनके नाम से लगाएं। उससे क्या होता है, इससे क्या होगा, जो हमारे समाज में काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट होंगे, पर्यावरण होंगे, और हम लोग इस प्रदूषण के हाथ से बचे रहेंगे। आपसे भी कितिश जी चाहेंगे कि कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने दर्शकों को 2 संदेश देना चाहता हूँ। एक तो है कि वृक्ष तो लगाना ही चाहिए, और वृक्ष में भी ऐसे वृक्ष का चयन करें जो इस वातावरण के अनुकूल हो। आज हम देख रहे हैं कि वृक्ष के नाम पर कुछ ऐसे वृक्ष लगा रहे हैं जो वृक्ष हमारे वातावरण के लिए अनुकूल है, लेकिन हमारे वातावरण के जैसे पीपल है, बड़ है, महुआ है, आम है, नीम है। नीम है। सबसे नीम तो अति उत्तम है। कहता है कि एक नीम का पौधा अरबों टन वो ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद और दूसरा संदेश है कि जो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि अपने अनुसार ठोस कचरे का प्रबंधन करें। जैसे प्लास्टिक जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, या कोई खिलौना है जो प्लास्टिक का, उसको हम लोग अनावश्यक रूप से फेंक देते हैं। हम लोग उसको अपने से प्रबंधन कर सकते हैं कि उनको या तो जो रिसाइकलिंग जहाँ पर हो रहा है उनको हम दे सकते हैं, या पॉलीथीन का हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसको मोड़ भी सकते हैं। अगर मान इतना बड़ा पॉलीथीन है, उसको मोड़ के छोटी सी भी कर सकते हैं, तो कम से कम इतने बड़े जगह को वो नहीं घेरेंगे। तो ये जो हमारे हाथ में, बिल्कुल हम कर सकते हैं। चलिए, आपका संदेश निश्चित तौर पर दर्शकों को अच्छा लगेगा। आपको एक बात मैं ध्यान दिला देता हूं कि सरकार ने इस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया है कि कचरा प्रबंधन करने के लिए हर पंचायत में एक कचरा प्रबंधन रूम बनाने का प्रयास हुआ है। वहाँ गीला कचरा और सूखा कचरा, पॉलीथीन को रिसाइकलिंग के लिए कैसे भेजना है, इस विषय पर भी काम सरकार की ओर से हो रहा है। इसके लिए सरकार निश्चित तौर पर, जिला प्रशासन निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इस तरह के काम होने से निश्चित तौर पर जो प्लास्टिक के कारण जितना नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो नुकसान से बचा जा सकता है।
बाकी सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन रूपी जो अमृत मिलता है वो कम हो जाएगा, और इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। चलिए, आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आप सभी को धन्यवाद देते हुए आप देखते रहिए हमारा आज देसी अंदाज।